अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। वो हमारे घर के पास रहती थी। उसको बेवा हुए 3 साल हो चुके थे और उसका 12 साल का एक बेटा था। वो बहुत ही सादा मिजाज और गमगीन रहने वाली औरत थी, जो चुपचाप सर झुकाए अपना काम किए जाती थी। मैं अपनी नौकरी में चूंकि मसरूफ़ रहती थी, इसलिए इसके साथ ज़्यादा बोलचाल नहीं थी। मगर फिर मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि मैं इस औरत का ख्याल रखूं और मुझे इसके घर गाहे बगाहे चक्कर लगाते रहना चाहिए। तब मैंने भी सोचा कि मेरे शौहर सही कहते हैं। मुझे इस औरत के पास जाना चाहिए, इसकी दाद रसी करनी चाहिए। हो सकता है उसे किसी मदद की ज़रूरत हो। और तब मैंने इसके घर चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे। वो बहुत मज़लूम औरत थी और अपने बेटे के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी। शौहर की वफ़ात के बाद सब ख़ानदान रिश्तेदारों ने इससे हाथ खींच लिया था। तभी मजबूरन इसका बेटा इस छोटी सी उम्र में रोज़गार कमाने को निकला हुआ था। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख भी हो रहा था कि हमारे मुआशरे में बेवा औरत की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल है। वो मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी करता था और कुछ लोगों के घरों में भी काम करता था और जैसे तैसे इनके घर का गुजारा हो रहा था। वो औरत भी अपने पुराने इलाके की औरतों के कपड़े सिलाई करती थी। मैं चूँकि इसका ख्याल रखती थी, इसलिए वो अक्सर मेरे पास आने लगी थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। फिर कुछ रोज से इस औरत की तबीयत अजीब गिरी गिरी रहने लगी थी। उसका कहना था कि इसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और नकाहत महसूस होती है और काफ़ी ज़्यादा चक्कर भी आते हैं और अक्सर क्या भी महसूस होती है। उसकी हालत देखने से भी पता लग रहा था कि बहुत कमज़ोर और निढाल सा वजूद हो गया था और ऐसा लगता था जैसे इसका खून नुचड़ता जा रहा हो। मैंने इसको मशवरा दिया था कि वो डॉक्टर से अपना मुआयना करवा ले। तब उसने मेरी बात को गोल कर दिया। ज़ाहिर है डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा भी चाहिए होता है। जब भी वो खामोश हो गई और मुझे कहने लगी, बस बाजी, कभी कभी ऐसे ही बुखार हो जाता है। अब भी मौसमी बुखार हो रहा है, इसी वजह से ये हालत है। कुछ दिनों में बेहतर हो जाऊंगी मैं। मैंने भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अपनी नौकरी और घर में मसरूफ़ हो गई। फिर कुछ टाइम से मेरा इसके साथ आमना सामना नहीं हुआ, मगर फिर मैंने सुना कि इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तब मैंने खुद इसको ले जाकर इसका मुआयना करवाया, तो ये जानकर मेरी चीखें निकल गईं कि वो तो हामिला थी। यह खबर सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। वो तो बेवा औरत थी, तो वो हामिला कैसे हो गई? वो भी मुंह खोले डॉक्टर को देख रही थी। और फिर उसने एक दफ़ा दोबारा से मुआयना करने का कहा था कि मैं बेवा औरत हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी बहुत ज़्यादा शौक में थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तब हमारे कहने पर एक डॉक्टर ने दोबारा से मुआयना किया, मगर अब की बार इसका लहजा थोड़ा सख्त हो गया था। तभी इसने मुआयना करने के बाद कह दिया कि तुम हामिला हो और कैसे हुई, ये अब तुम खुद बेहतर जानती हो, लेकिन ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा बच्चा होने वाला है। लेकिन डॉक्टर ने बहुत रूखे अंदाज में कहा था और इसकी निगाहों में इस बेवा औरत के लिए काफ़ी शक था, जो मुझे हजम नहीं हो रहा था। बेवा औरत ये सुनकर रोने लगी थी और सर पकड़कर बैठ गई थी। मैं भी हैरान परेशान खड़ी थी, बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस सब की वजह क्या थी। मेरे दिल में ना चाहते हुए भी शक जो जन्म लेने लगा कि चाहे जितनी भी सलाम दुआ हो, फिर भी मैं इसको ज़्यादा जानती नहीं थी। मगर मैंने कुछ नहीं कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है। और अब मुझे इसकी गिरी हुई तबीयत की वजह समझ में आई थी, और वो ये भी कि मेरे मुआयना कराने वाली बात को गोल कर गई थी और जो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि किसी को मत बताना। अल्लाह गवाह है कि मैंने कभी किसी मर्द के साथ ताल्लुक नहीं रखा। मैं तो अपने शौहर की याद में ही रहना चाहती हूँ। ना कभी कोई हमारे घर आया है, ना ही मैं कभी किसी मर्द से मिलने गई हूँ, और घर में मेरे अलावा मेरा बेटा ही रहता है। और मैं तो बस इसी वक्त ही घर से निकलती हूँ जब मुझे लोगों के सिले हुए कपड़े इनको देने जाना होता है, और बस कपड़े देकर और अपनी रकम लेकर वापस आ जाती हूँ। इसके अलावा मेरा घर से बाहर कहीं जाना नहीं होता। वो बेतहाशा रो रही थी और मुझे सफाई दे रही थी, और मैं चुपचाप इसकी बातें सुनती जा रही थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि असल हकीकत क्या थी, मगर मैं इस मामले में बोल नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने इसे कहा कि ठीक है, तुम अपनी दवाओं का ख्याल रखो, मैं किसी के आगे नाम नहीं लूँगी। और फिर इसको इसके घर छोड़कर खुद अपने घर चली आई। मगर हकीकत में मेरा भी सर फटने वाला हो रहा था।
یا تو وہ واقعی انجان تھی اور حاملہ ہونے کے بارے میں نہیں جانتی تھی، یا پھر اب وہ پکڑے جانے پر معصوم بن رہی تھی۔ وجہ جو بھی تھی، مگر سچ یہ تھا کہ وہ اب حاملہ تھی، اور اس کی وجہ سے میں بھی لیڈی ڈاکٹر کی نظر میں مشکوک اور خراب عورت بنی ہوئی تھی، اور یہی بات مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ تبھی میں نے اس بیوہ عورت سے ملنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کسی کے آگے نام نہیں لیا، مگر ایسی باتیں چھپی نہیں رہ سکتی، اور یہ بات بھی کھل گئی تھی، اور جلدی ہی پورا محلہ جان گیا تھا کہ وہ عورت حاملہ ہے۔ ایک روز بڑی عمر کی عورت اس کے گھر گئی اور جان گئی کہ وہ حاملہ ہے، تو اس نے وہیں پر شور ڈال دیا اور اس کو ملامت کرنے لگی کہ آخر تم نے کس کے ساتھ یہ گناہ کیا ہے، نہ اپنی بیوگی کا لحاظ کیا اور نہ ہی اپنے معصوم بیٹے کا احساس کیا، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہارا معصوم بیٹا اس عمر میں تمہاری وجہ سے مزدوریاں کرتا ہے، اور تم یہ سب کر رہی ہو۔ سوچو اگر اس کو پتہ چل گیا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ تمہاری وجہ سے وہ معاشرے میں سر بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ خود تو تم بد کردار ہو، لیکن تم نے اپنے بیٹے کو بھی شرمندگی اور ذلت میں دھکیل دیا ہے۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی زندگی کتنی متاثر ہوگی، وہ جو پہلے ہی یتیم ہونے کی وجہ سے محرومیوں کی زندگی گزار رہا ہے، اور تمہاری اس حرکت سے شرم سے زمین میں گڑ جائے گا۔ تمہاری وجہ سے لوگ اس سے بھی دور بھاگیں گے اور نفرت کریں گے۔ خدا ترسی کر کے پہلے تو اسے مزدوری میں کوئی رعایت کر دی جاتی ہے، اور اکثر لوگ تمہاری مدد بھی کر دیا کرتے تھے، مگر اب عورتیں تمہارے سائے سے بھی دور بھاگنے لگیں گی، اور جتنا ممکن ہو سکے گا اپنے شوہروں کو تم سے بچانے کی کوشش کریں گی، اور تمہیں جو محنت مزدوری کا کام ملتا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ تم نے اس عمر میں اپنے سر میں خاک ڈلوائی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹے کا مستقبل بھی برباد کر دیا۔ میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے اسکول کا کام کر رہی تھی، جب ساتھ والے گھر میں بیوہ عورت کی دہائیاں اور بزرگ عورت کی لعنت ملامت والی باتیں بخوبی سن رہی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اب یہ جان گئی ہے تو دھیرے دھیرے پورا محلہ جان جائے گا۔ ظاہر ہے ایسی خبر چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے تھوڑا دکھ تو ہوا تھا، مگر میں نے زیادہ اس معاملے میں گھسنے کی کوشش نہیں کی کہ کیا پتہ مجھے وہ سادہ اور مظلوم لگتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، مجھے آج یاد آیا تھا کہ جب میں نے اس کو ایک دو بار کہا تھا کہ جا کے اپنا معائنہ کروائے تو اس نے بات کو گول کر دیا تھا۔ یہ تو اس روز اس کی حالت مزید بگڑنے پر میں اس کو زبردستی لے کر گئی تھی، اور حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تو یقیناً اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ مجھے اس عورت سے سخت گھن محسوس ہوئی تھی۔ میں نے زیادہ ان کی باتیں نہیں سنی اور اپنا کام کرنے لگی، اور جلد ہی یہ خبر پورے محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ وہ بیوہ ہوتے ہوئے بھی حاملہ ہو گئی ہے۔ ہر کوئی اس کو لعنت ملامت کر رہا تھا اور اس سے ملنا جلنا بھی ختم کر رہا تھا۔ سب کی نظر میں وہ خود ہی بد کردار عورت تھی، کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا، مگر وہ مسلسل ہی اس بات سے انکاری تھی اور ہر کسی کو اپنی صفائی پیش کرتی تھی، مگر جان لینے کے بعد کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ ہر کوئی اس پر تھو تھو کر رہا تھا اور یہی کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے پکڑی گئی تھی تبھی اب مکر رہی ہے، اور اسی طرح مسلسل باتیں ہونے پر اور اس کے پاس جا جا کر اس کو برا بھلا کہنے پر اس کے بیٹے تک بھی یہ باتیں پہنچ گئیں کہ اس کی ماں حاملہ ہے، اور محلے والے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جس پر وہ بہت حیران پریشان سا ہوا اور پھر کہنے لگا کہ میری ماں واقعی بے قصور ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، میں نے ہی اس کو حاملہ کیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب عورتوں کو سانپ سونگھ گئے، اور سبھی حیرت سے منہ کھلے اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ 12 سال کا لڑکا اپنی ماں کو حاملہ کر چکا تھا۔ اس کی ماں بھی منہ کھولے اپنے بیٹے کی بات سننے لگی، اور اس کے بعد نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دونوں ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو پیٹنے لگی کہ یہ اس نے کیا کر دیا تھا۔ تو لڑکا گھبرا کر رونے لگا اور اپنی ماں سے کہا کہ جو آپ کو لگ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر جو بات اس نے بتائی وہ سن کر سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں، کیونکہ وہ بات ناقابل یقین تھی جو وہ لڑکا کہہ رہا تھا، مگر اس کی بات سننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکا سچ کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے سچائی صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر جب اس نے سب کو تفصیل سے ساری بات بتائی تو سب کو یقین ہو گیا کہ وہ عورت واقعی شریف اور بے گناہ تھی۔ اسی لیے سبھی عورتیں شرمندہ ہو گئیں اور اس عورت کا خیال کرنے لگیں۔ پھر کچھ ہی وقت بعد جب عورت کا بچہ پیدا ہوا تو یہ دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ بچہ تو انسان کو بعض دفعہ ایسے حقائق پتہ چلتے ہیں
کہ जिनको सुनकर ही औसान खता हो जाते हैं, और हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और हम लोग यकसर अनजान होते हैं और लापरवाही और गफलत से जी रहे होते हैं। आजकल हर जगह बहुत से गलत काम हो रहे हैं, मगर इनकी रोकथाम का कोई भी सिलसिला नहीं किया जा रहा। हुकूमत इस बारे में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। इनको तो बस अपने बैंक अकाउंट भरने होते हैं। माशरे में क्या हो रहा है और कौन कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, इससे हुकूमत को कोई सरोकार नहीं, और हुकूमत की गफलत की वजह से माशरे में बहुत सी बुराइयां फैलती जा रही हैं और लोग तेजी से तबाही के दहाने की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मेरी नज़रों के सामने से गुजरा था, जिसने मुझे बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। मैं एक सरकारी स्कूल की उस्तानी थी। मेरा शौहर बैंक में मुलाजिम था। मैं पहले ससुराल के साथ रहती थी, लेकिन फिर जल्दी मैंने अपने स्कूल के पास ही एक छोटा सा घर खरीद लिया था। एक तो ये कि मुझे स्कूल आने जाने में आसानी हो, और फिर दूसरा ये कि अलग घर होने का अपना मज़ा होता है। बंदे अपने तरीके से अपने घर को चलाता है, वरना तो ससुराल वालों के साथ मजबूरन बंद कर रहना पड़ता है और ना चाहते हुए भी इन्हीं के तौर तरीके से चलना पड़ता है। मैं नौकरी वाली थी और ऐसे में मुझे अपने ससुराल वालों के साथ चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। वो चाहते थे कि मैं नौकरी के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारी भी पूरी करूं, मगर अब जब से घर अलग हुआ था तो मुझे बहुत आसानी हो गई थी। मैं आराम से किसी भी वक्त अपने घर का काम समेट लेती थी। मेरे घर के बिल्कुल साथ वाले घर में एक बेवा औरत रहती थी। उसका 12 साल का बेटा था। उसके शौहर का 3 बरस पहले ही कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और तब से इस पे मुश्किल वक्त आन पड़ा था। इसने मुझे बताया था कि किस तरह अपने शौहर की ज़िंदगी में वो ऐश की ज़िंदगी गुजारती थी और अपने शौहर की मनपसंद बीवी थी, और इसका शौहर इसका बहुत ख्याल रखता था। जब इसको ज़िंदगी की हर आसाइश मुयस्सर थी, मगर फिर अचानक कार एक्सीडेंट में इनका इंतकाल हो गया, और जैसे वो इस दुनिया से जाते हुए इस घर का सारा सुकून और सारी अय्याशी भी अपने साथ ही ले गया था। इसका शौहर मरते हुए इसके घर में मुश्किलों ने डेरा डाला था, और इसका ससुराल जो पहले ही इसको पसंद नहीं करता था, अपने बेटे के इंतकाल के बाद उन्होंने बिल्कुल ही किनारा कर लिया था। इसके शौहर की चूंकि प्राइवेट नौकरी थी, इसलिए पेंशन वाला भी कोई रास्ता नहीं था, और इसके मैके में भी ऐसा कोई नहीं था जो इसके सर पर हाथ रखता और इसके मुश्किल में इसके काम आता। माँ बेटे पर जैसे आजमाइशों ने डेरे डाल लिए थे, और इसका बेटा जो स्कूल का बेहतरीन स्टूडेंट था, मजबूरन घर में फाके होने की वजह से अपनी सारी तालीम छोड़कर मेहनत मजदूरियां करने में लग गया। और वो औरत भी अपनी सारी अय्याशियां भूलकर लोगों के कपड़े सीने लगी थी। वो भी इससे पहले कहीं किसी और इलाके में रहने वाली थी, और वहाँ के लोग इसकी बेहतरीन सिलाई से वाकिफ थे। इसीलिए वो अब शौहर के इंतकाल के बाद फिर से कपड़े सिलवाने लगे थे, और बेवा औरत अपने कस्टमर बरकरार रखने के लिए इनके कपड़े खुद ही जाकर ले आती थी और सिलाई करके इनको दे भी आती थी। इस तरह वो लोग भी खुशी खुशी इसको अपने कपड़े देते थे, क्योंकि इस तरह इनको आने जाने की झंझट से भी आज़ादी मिल जाती थी। इनकी बीवियां बड़ी औरतें थीं और छोटे से मोहल्ले में आते हुए घबराती थीं। इसी तरह घर बैठे बिठाए वो इसे काम समझा देती थी, और वो भी इनके कपड़े सिलाई करके इन तक पहुंचा देती थी और अपनी मेहनत वसूल करने के बाद लौट आती थी। इसी तरह इसका बड़े बड़े घरों में आना जाना लगा रहा था और जिंदगी का निज़ाम चल रहा था। और फिर मैं भी अपने कपड़े सिलवाने शुरू कर चुकी थी, और मोहल्ले की बाकी लोगों को भी कहा कि अपने कपड़े इनसे सिलवाएं, क्यों सभी इसके पास आने जाने लग गए थे। और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद इस बेवा की हालत गिरी गिरी रहने लगी थी। पहले तो इसने बुखार और मामूली तबीयत खराबी का बहाना बनाया, टाल मटोल से मुझे काम कर लेती रही, मगर मैं समझ गई थी कि पैसे की तंगी की वजह से अपना इलाज नहीं करवा रही थी। एक रोज़ मैं ज़बरदस्ती इसको अपने साथ जानने वाली एक ले डॉक्टर के पास ले गई, ताकि इसका अच्छे से मुआयना हो जाए, क्योंकि इसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और कुछ माह में ही इसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो हड्डियों का ढांचा हो। इस वजह से मैंने इसका मुआयना कराना ज़रूरी समझा, और जब मैंने इसका मुआयना करवाया तो ये जानकर मेरे होश उड़ गए थे कि वो औरत हामिला थी। ये खबर बहुत हैरान कुन थी, क्योंकि वो तो बेवा थी और इसका शौहर 3 साल पहले इस दुनिया से जा चुका था। फिर वो हामिला कैसे हो सकती है? अब लेडी डॉक्टर जो मेरी जानने वाली थी, वो भी मुझे और इस औरत को मशकूक नज़रों से घूर रही थी, और मेरे मिन्नत करने पर दोबारा चेक किया और दोबारा भी यही बताया कि ये हामिला है। तो मैं शदीद शौक में आई थी
वो औरत रोने लगी और मेरी मन्नतें करने लगी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। साथ ही सफाइयां भी पेश करने लगी कि वो ऐसी औरत नहीं है, ना वो किसी को जानती है। मगर ये मानना आसान नहीं था कि बिना मर्द के वो हामिला हो गई। मगर मैंने इससे वादा किया कि मैं इसकी ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन इसके साथ ही मैंने अपनी नौकरी का बहाना करके इससे मिलना जुलना भी कम कर दिया था। मेरे दिल में भी शकूक व शुबहात जन्म ले रहे थे। तभी मेरा दिल नहीं करता था कि मैं इस औरत से मिलूं। कुछ वक्त ऐसे ही खामोशी से गुजर गया। फिर एक रोज मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून इस औरत के पास गई और इसकी हालत देखी तो चौंक गई और इसको गौर से देखने लगी। वो अपने वक्त की दाई रह चुकी थी। तभी गौर करने के बाद इस औरत ने अपने गाल पीट लिए और इसको गालियां देते हुए बोलने लगी कि तुम तो माँ बनने वाली हो और तुमको शर्म ही नहीं आई कि ये काम कर लिया। बेवा थी, अपने मरे हुए शौहर का ही ख्याल कर लिया होता। अगर इतना ही शौक था इस सब का तो दूसरी शादी कर ली होती। कम अज कम इस गुनाह से तो बच जाती। तुम्हारे इस गुनाह और गंद फैलाने से तुम्हारे बेटे की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ेगा, तुमने सोचा भी नहीं। और भी इसने खूब बातें की और इस बेवा को गालम गलोच भी करने लगी थी और ये भी कहा था कि लानत है हम सब पर जो हम तुम्हारा ख्याल रख रहे थे, इसीलिए तुम मजलूम औरत हो। मगर हम नहीं जानते थे कि तुम ऐसी औरत निकलोगी। पता होता तो तुम पर थूकते भी नहीं और ना ही तुमको इस मोहल्ले में रहने देते। तुम्हारी वजह से पूरा मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। मैं इस वक्त अपने घर के सहन में बैठी अपने स्कूल के जरूरी काम कर रही थी जब साथ वाले घर से शोर उठा और मैं बखूबी इस बुजुर्ग खातून की बातें सुन सकती थी जो वो इस बेवा औरत को गालम गलौज कर रही थी और सारी बातें कह भी रही थी। और इसके साथ इस बेवा औरत की रोने की और सफाइयां पेश करने की आवाजें भी आ रही थी। मुझे ये सब सुनकर अफसोस तो बहुत हुआ, मगर क्या कह सकते थे। उसने गुनाह किया था और अब इस गुनाह का खमियाजा इसे ही भुगतना था। उसने खुद सोचना चाहिए था कि वो ये काम कर रही है तो इसको ये बातें भी सुननी पड़ेंगी। मुझे तो रह रह कर इसके बेटे पर अफसोस हो रहा था जो छोटी सी उम्र से ही अपनी माँ के करतूतों की वजह से लोगों की बातें सुनेगा और जिल्लत महसूस करेगा। कुछ लड़के तो इतने जज्बाती होते हैं कि ऐसी बातें सुनकर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुझे सोचकर ही बहुत दुख महसूस हो रहा था, मगर अफसोस कि इसकी माँ ने अपने बेटे का एहसास भी नहीं किया और ऐसे काम करने लग पड़ी। देखा जाए तो इस बुजुर्ग खातून की बात दुरुस्त थी। उसे अपने शौहर के गम में डूबे रहने का ड्रामा करने की बजाय दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। इस्लाम में भी इसकी कोई ममानियत नहीं है। कम अज कम इस गुनाह से बच जाती और ना ही लोगों में बदनामी होती। वो काम जो उसने हराम तरीके से किया था इसे जायज हलाल तरीके से भी कर सकती थी। तब इसे कोई कुछ कहने वाला भी ना होता, मगर इसने खुद ही गलत रास्ता चुना था। और फिर देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई। सब ही इसको बुरा भला कहने लगे थे और इसको लान तान करने लगे और इसके घर भी आना जाना छोड़ दिया। बस आते जाते इसको बातें सुनाते थे। फिर कुछ औरतें इसके पास गईं और इसको लान तान करने के बाद कहने लगी कि तुम अपना बच्चा खत्म करवा लो, कम से कम तुम्हारा बेटा जिल्लत से बच जाएगा जो तुम इसको देने वाली हो। इसका बेटा भी इस वक्त घर में मौजूद था और ये बातें सुनकर चौंक गया और फौरन से इनके पास आया और कहने लगा कि ये आप सब क्या कह रही हैं। मेरी माँ बुरी औरत नहीं है, वो नेक औरत है और कुछ भी गलत नहीं कर सकती। तब इसकी बात पर मोहल्ले की कुछ बदलिहाज औरतों ने कह दिया कि तुम्हारी माँ बच्चा पैदा करने वाली है और ये गुनाह है। इस बात पर वह लड़का कुछ लम्हे को तो चुप हो गया। अपनी माँ को कितनी देर तकते रहने के बाद वो सर झुकाकर धीरे से बोला, अब मैं समझ गया हूँ, मैं सारी कहानी समझ गया हूँ। ये सब मेरी गलती है। मेरी माँ मेरी वजह से हामिला हुई है। और इसकी बात सुनकर सारी औरतें चौंक गईं और उंगलियां दांतों तले दबा ली और हैरत से इस लड़के को देखने लगी कि वो ये क्या कह रहा है कि उसकी माँ भी, जो पहले हैरत और सदमे से गंग बैठी थी, अचानक से अपने बेटे पर झपटी और दोनों हाथों से इसको पीटने लगी कि नामुराद, ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने क्या कर दिया। तो लड़का रोने लगा और कहने लगा, माँ मेरी बात सुनो, मैं कुछ बताता हूँ। फिर इसने बताया कि कुछ वक्त से वो एक क्लिनिक में काम कर रहा है। इस क्लिनिक के डॉक्टर ने इसको अच्छा मुआवजा देने की बात की थी। जब भी वो सारे काम छोड़कर वहीं पर काम करने लग गया। वो दवाइयाँ बनाता है और फिर इन पर टेस्ट करता है। माँ को एक रोज बुखार था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तब मैंने इसको जाकर कह दिया कि अगर बुखार की कोई दवाई इसके पास है तो वो मुझे दे दे, मेरी माँ की हालत खराब है।
میری بات پر وہ ڈاکٹر جو ایک دوائی پر ٹیسٹ کر رہا تھا سن کر اس نے جیسے کچھ سوچا اور پھر مجھے ایک انجیکشن دیا کہ یہ اپنی ماں کو جا کر لگا دو۔ اس کی اندرونی ساری کمزوریاں دور ہو جائیں گی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں، اس کو شروع میں کچھ تکلیف ہوگی، اور چونکہ وہ انجان ہے کہ تمہیں کلینک میں کام کرتے ہو، اس لیے وہ تم کو انجیکشن نہیں لگانے دے گی۔ لہٰذا جب وہ سو رہی ہو تو سوتے ہوئے اس کو خاموشی سے انجیکشن لگا دینا۔ پھر دیکھنا وہ دنوں میں ہی بھلی چنگی ہو جائے گی۔ اور میں جو ہر صورت اپنی ماں کی طبیعت خرابی کی وجہ سے پریشان تھا، ڈاکٹر کی بات سن کر خوش ہو گیا اور انجیکشن لے آیا۔ اور جب رات کو میری ماں سو گئی تو میں نے چھپ کر وہ انجیکشن اپنی ماں کو لگا دیا، اور میرے خیال میں تو میری ماں کچھ ہی روز میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور چونکہ اس ڈاکٹر نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری ماں پہلے تھوڑی تکلیف اٹھائے گی، اس لیے میں بے فکر رہا کہ ڈاکٹر کا دیا ہوا انجیکشن کام کرنے لگ گیا ہے اور جلد ہی میری ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس ظالم ڈاکٹر نے ہماری بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اپنے کسی کیمیکل کا تجربہ کرنے کے لیے میری ماں کو اور مجھے استعمال کیا، اور اب میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ بچہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وہ لڑکا روتے روتے سب کچھ بتا چکا تھا۔ سب عورتیں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی تھیں۔ کچھ نے تو کہا تھا کہ وہ لڑکا اپنی ماں کے کرتوتوں پر پردہ ڈال رہا ہے، مگر محلے کی سمجھدار عورتوں نے اس لڑکے کی آنکھوں میں سچائی جان لی تھی اور کہا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کی ماں کا خیال رکھنے لگی۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو یہ دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ بچہ عجیب تھا۔ اس کا چہرہ انسانوں والا، باقی کا دھڑ عجیب تھا، جیسے کسی اور سیارے کی مخلوق ہو، اور انسانی بچہ تھا ہی نہیں۔ نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب بہت حیرت سے اس بچے کو دیکھ رہے تھے، اور پھر لڑکے کی بات پر سب کو یقین آ گیا کہ واقعی اس ڈاکٹر نے تجربہ کیا تھا۔ پھر سب محلے والوں نے مل کر اس ڈاکٹر پر کیس کر دیا تاکہ اس کا گھناؤنا کام ختم ہو جائے اور کسی اور کو نقصان نہ پہنچے۔ اس ڈاکٹر کا سزا ہو چکی تھی۔ عورت ہر وقت روتی رہتی تھی کہ اس کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوا، مگر شکر ہے کہ خدا نے اس پر زیادہ آزمائش نہیں ڈالی تھی۔ کچھ ہی وقت بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ میں اس سے بے حد شرمندہ تھی، کیونکہ میں نے خود بھی اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ غلط سوچا تھا۔ اسی لیے جا کر اس سے معافی مانگ لی اور دوبارہ سے اس سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ مگر میں ابھی تک اپنا دل میں ندامت محسوس کرتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں نے اس عورت پر یقین نہیں کیا تھا۔